नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का किसान आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति आ गई है। किसान कह रहे हैं कि हम रास्ते जाम कर देंगे, रेलवे ट्रैक रोक देंगे। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर, जिद पर अड़ गए हैं। इस बीच इस किसान आंदोलन में कुछ और लोग, कुछ और चेहरे इधर सक्रिय देखे गए हैं। कुछ और मांगे शुरू हुई हैं, जिनमें शर्जील इमाम से लेकर के उमर खालिद और कुछ दूसरे सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स की रिहाई की मांग भी शामिल है। ये जो डेडलॉक की स्थिति है, अब इससे आगे का रास्ता क्या है, होगा क्या? सरकार अब भी उनको बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है। वो अब भी संवाद का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है और वो इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की जाने माने पत्रकार, कॉलमिस्ट, हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी से। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। किसान आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी गति से चल रहा है। ठंड भी पड़ने लगी है। कई किसानों की सेहत भी अब खराब होने लगी है, इस तरह की भी सूचनाएं हैं। कुछ टकराव के हालात भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी दृष्टि में रास्ता क्या है? देखिए, आंदोलन करना या अपनी बात को रखना, ये तो व्यक्तियों का, संगठनों का, सबका अधिकार है। और ख़ास तौर से ये कहना कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, तो शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए तो दुनिया की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ सहमत रहती हैं इस बात से। दूसरी बात ये कि माँग क्या है और जिससे माँग मनवाई जानी है, उन दोनों पक्षों के बीच में एक सेतु या ब्रिज बन जाना चाहिए ताकि बातचीत हो या जो भी निर्णय हो, तो वो सेतु भी बन गया है ऐसा। क्योंकि पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि बातचीत के 2-3 दौर हो गए और अब बातचीत हुई तो उसकी सारी बातें तो हमारे पास भी निकल कर नहीं आती, क्योंकि मीडिया की ब्रीफिंग में जितनी बातें सामने लाई जा सकती हैं, लाई जाती हैं। बहुत सी बातें पीछे चलती रहती हैं और ज़रूरी नहीं कि उस औपचारिक बैठक में ही होती हों। अ, इसके रास्ते और खुले रहते हैं। यही सब लोकतंत्र का जो आनंद है या ब्यूटी जिसको कहते हैं, कि डायलॉग बहुत स्तरों पर चलता रहता है। अब प्रश्न ये है कि आपने पूछा क्या रास्ता है अगर कोई चीज़ कहीं से हल ना निकल पा रहा हो तो। अब हल की बात ये है कि जो किसान अभी तक मैं सुन पा रहा हूँ, किसान आंदोलनकारी या उनके नेता जो बात कह रहे हैं वो ये कि इन तीनों कानूनों को आप वापस लो। ये एक माँग है। और अगर दूसरी माँग कहीं सुनाई पड़ती है, दूसरी और तीसरी बहुत बहुत सारी भी हैं, लेकिन दूसरी और जो बड़ी बात सुनाई पड़ती है वो कि एमएसपी को एक कानून का दर्जा दीजिए या लिखित रूप में इसका कोई व्यवस्था कीजिए कि एमएसपी देश में चलती ही रहेगी। मैं फिलहाल इन दोनों ही बातों के बारे में बात करना चाहूँगा। इसके अलावा आपने और सवाल भी उठाए हैं जैसे कि अ, शर्जील इमाम वगैरह-वगैरह, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। पर पहले इन दोनों ही बातों पर हम एक बार को नज़र डालें। तो एक बात तो ये कि अगर ये कहा जाए कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कानून जिस तरीके से लाया गया है, जो संसद की व्यवस्था है और उसमें पास किया गया है, तो क्या ये कोई गलत तरीका था? क्या लोकतांत्रिक तरीका था? कोई तानाशाही तरीका था? इसको क्यों वापस लिया जाना चाहिए? कोई संसद से पास किया हुआ कानून देश भर के लिए अगर बनाया गया है, तो उसे क्यों वापस लिया जाना चाहिए? लेकिन आप कह सकते हैं कि ये हमारे हितों के खिलाफ है
हमारी परेशानियों का कारण बनेगा वगैरह वगैरह। तो आप बताएं कि कौन से चीजें आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, ताकि सरकार उन परेशानियों को या दिक्कतों के रास्तों को दूर करे। तो जो सुनाई पड़ा उसके हिसाब से सरकार के कुछ प्रस्ताव हैं कि आप हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कानून में संशोधन कर देंगे वगैरह। लेकिन किसानों की तरफ से बात सुनाई पड़ रही है कि वो कह रहे हैं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल इसको वापस ले लीजिए। तो मेरी समझ से ये बात थोड़ी सी अतिवादी रास्ते पर ले जाती है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए वो नहीं ये है। भी नहीं बता रहे हैं कि कानूनों में खामी क्या है। वो सरकार बार बार सुझाव मांग रही है कि आप बिंदुवार हमें बताइए कि इन 3 कानूनों के कौन से प्रावधान से आप लोगों को परेशानी है। वो ये भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो मैं वहीं पर आ रहा था कि इन कानून के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, और फिर किसानों को बताने की जरूरत है कि इसमें खामी क्या है। तो सरकार का उद्देश्य जो ये है, पहले हम ये समझें कि हमारे देश में अनाज उत्पादन की तो किसानों की अपनी व्यवस्था है, निजी क्षेत्र की व्यवस्था है, जो चाहें उत्पादन करें और जहां चाहें बेचें। लेकिन चूंकि ऐसा माना गया, देखा गया अतीत में कि किसान के पास अपनी फसल को बेचने की कमर्शियल ताकत नहीं होती, उसके पास वो उपकरण नहीं है जो बाजार में उसको ठीक से मदद कर सकें। एक समय था जब ये एपीएमसी कानून भी नहीं थे, ये भी तो बात के ही बने हुए कानून है। तो जब ये मंडियां नहीं थी तब भी बिकता था, लेकिन मान लेते हैं कि किसान का शोषण होता था। किसान का शोषण होता होगा तो फिर खेती भी नहीं कर सकते थे वो, यानी लाभ उतना नहीं था जितना लाभ था, और देश में स्थितियां ऐसी पैदा होती गई। लेकिन अब जो सरकार जो विचार लेकर के आई, 3 कानून है, उन तीनों में एक तो उसको रख रखाव को, उसके स्टॉक को लेकर के है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह को लेकर के, जिस पर अलग से बात की जानी चाहिए। लेकिन जो ये एपीएमसी कानून को मंडियों को लेकर के है, इसमें केवल इतनी सी बात है कि अब किसान मजबूरन या अनिवार्य रूप से किसी एक जगह पर ले जाने के बजाय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वो किसी दूसरे को भी बेच सके, और वो उस राज्य में हो या उससे दूर कहीं और हो। अब एक सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर किसान के पास 1 मन अनाज है या 1 क्विंटल अनाज है, तो वो का तमिलनाडु के व्यापारी के पास तो नहीं ले जाएगा। लेकिन दरअसल कानून बनाने वालों ने ऐसा कानून नहीं बनाया। तमिलनाडु के व्यापारी को खरीदना होगा तो वो आपके गांव में आएगा, क्योंकि ये एक गलत फहमी है कि कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। बात सिर्फ ये है कि वो उस मंडी में नहीं ले जाना है आपको, बेच किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना है। अब वो कहाँ पर खरीदेगा, कहाँ पर किसान ले जाएगा, ये तो बिल्कुल अलग वो है। बात सिर्फ ये है, मोटी सी बात, अगर किसान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो गेहूं की खेती करेगा, कि धान की खेती करेगा, कि गन्ने की खेती करेगा, कि किसी और अरहर की दाल की करेगा, जी किसान जी। स्वतंत्र है अपनी, और व्यापारी स्वतंत्र है कि उसको जो चीज खरीदनी है या जो बेचनी है वो बेचेगा। तो ये सरकार के ऊपर क्यों मजबूरी डाल दी जाए कि वो कुछ 23 चीजें हैं, जैसे इस वक्त एमएसपी पे क्या 23 चीजों को खरीदना ही खरीदना है सरकार को मजबूरन एमएसपी दे करके। तो ये तो फिर ये बिल्कुल कम से कम फ्रीडम वाली बात नहीं रह गई। आप स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो दरअसल ये एक बड़ी जो भारत सरकार में पिछले सन 91-92 के बाद से जो उदारीकरण की पॉलिसी आई है, उसका तहत ये एक लंबी प्रक्रिया है, उसका एक हिस्सा है। और सच्ची बात यह है कि भारत के सभी, मैं जब सभी कह रहा हूं तो हो सकता है कोई दल विरोधी रहा हो, सभी दलों ने इस चीज का समर्थन किया है अपने अपने समय पर, जिसमें कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी भी शामिल है। वो इसलिए किया है कि ये एपीएमसी जो मंडियां हैं, किसान के को परेशानियों का कारण बनती रही हैं। अभी तक उनको सही कीमत इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनके लिए मजबूरी था कि यहाँ पर ला करके बेचना। और यहाँ पर, और इन मंडियों की भी खासियत यह है, आप गौर करिए कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा ये बिक्री होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि पंजाब गेहूं के उत्पादन में देश का नंबर 1 उत्पादक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, हरियाणा में ज्यादा होता है। तो ये प्रोक्योरमेंट की दिक्कत है, जिसमें एक बड़ी संख्या में जो बीच के
आड़तिए हैं या और लोग जुड़े हुए हैं, वो उनकी परेशानियां हैं। बेशक वो उनका किसानों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कर्जा वर्जा वही देते हैं, और उन लोगों की समझ से जो किसान, हो सकता है उनको उन्होंने समझाने में सफलता प्राप्त की हो, और बाकी बातें भी बात समझ में आती हैं। तो लेकिन क्या ये जो बातें अभी चल रही हैं, किसानों की यही राय है कि ये कानून वापस लिया जाए? अभी हम ये भी नहीं जानते, क्योंकि कुछ संगठनों के कुछ नेता ही तो ये बात कह रहे हैं, और क्या तरीका है हमारे पास जानने का? क्योंकि जो सामान्य किसान है उसको तो उनका नेतृत्व ही समझा करके चलता है। तो रास्ता निकालने की जिम्मेदारी जितनी सरकार के पास है, उतनी ही किसान नेतृत्व के पास भी है, क्योंकि जब भी आंदोलन होते हैं, हमने ट्रेड यूनियन आंदोलन देखे, मजदूरों के आंदोलन देखे, हमेशा आंदोलनकारियों के पास भी एक योजना होनी चाहिए कि यहाँ तक हम अगर हासिल कर लेंगे तो उसके बाद समझौता संभव है। अगर समझौते के रास्ते ही नहीं खोल के रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। जो दूसरा पॉइंट था जोशी जी, कुछ ऐसे चेहरे किसान आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं जो शाहीन बाग के समय भी दिखाई देते थे, जो बाद में जो दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया थी दंगों के बाद, उसमें भी इन कुछ चेहरों के नाम आए हैं। वो विज्ञान भवन की वार्ता में भी पहुंच गए थे, लिस्ट में उनके नाम आ गए थे। सरकार ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, ये इस बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ दूसरे संगठनों से वाबस्ता लोग भी किसान आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से तैर रहा है, जिसमें कुछ महिलाओं के हाथों में, जो शायद लुधियाना के किसी जगह की है, वहां पर उनके हाथों में सरजिल इमाम, उमर खालिद, कुछ दूसरे जो जिनको अर्बन नक्सली कहा जा रहा है, जिन पर गंभीर किस्म के आरोप हैं, जिन पर राजद्रोह तक के आरोप हैं और वो जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग की गई है। किसान आंदोलन में अगर विशुद्ध रूप से आप किसानों की बात करें, समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की घुसपैठ, कुछ ऐसी अनवांटेड सी डिमांड्स शुरू करना, बातचीत के दरवाजे बंद करके अराजकता का माहौल पैदा करना, ट्रैक रोकने की बात करना, सड़कें जाम करने की बात करना, डेडलॉक की स्थिति पैदा करना कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, आंदोलन वापस ही नहीं लेंगे, ये किस तरफ इंगित कर रहा है? देखिए, कल आज जो आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया या जिन व्यक्तियों के पोस्टर, ये जो टिकरी के बॉर्डर पर शायद कुछ महिलाओं के हाथों में एक तस्वीर और जो दिखाई पड़ रही है, जिसमें ये यूएपीए के तहत पकड़े गए, जो गिरफ्तार किए गए बहुत से लोग हैं, उनकी तस्वीरें लेकर के महिलाएं बैठी हुई हैं, किसान। और तो आमतौर पर ये सभी जो लोग हैं, ये यूएपीए कानून है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इस कानून को लेकर के अलग बहस है, क्योंकि बड़ा सख्त कानून है। एक समय पहले डीआईआर हुआ करता था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, फिर मीसा हुआ, या और बहुत सारे कानून। तो ये ऐसे कानूनों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आतंकवादी गतिविधियां या ऐसी गतिविधियां जो देश के खिलाफ जाती हो, उनके, क्योंकि होता क्या है कि कानून जल्दी आसानी से गिरफ्तारी के बाद रिहाई हो जाती है, तो इन कानूनों के तहत थोड़ी आसान नहीं है। ये एक बहस बिल्कुल अलग है। और शुरू में हम ऐसा समझते थे और कहा भी गया था कि ये किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि हम राजनीतिक दलों को अपने साथ या राजनीतिक विचारों को अपने साथ लेकर नहीं आ रहे हैं, ये हमारा शुद्ध रूप से हमारा आंदोलन है। और अब चूंकि जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिनको आप मानवाधिकार कार्यकर्ता कहें या जो भी राजनीतिक दृष्टि है उनकी, उसमें ज़्यादातर वामपंथी लोग हैं, तो वो अपना एक आंदोलन चला रहे हैं। और ऐसी संभावना रहती है हमेशा कि भीड़ के बीच में कोई अपने आंदोलन
के पर्चे भी लगा सकता है, लेकिन दरअसल ये उन लोगों ने भी नहीं लगाए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन की एक शाखा है, या एक उग्राहा जी जो जिसका नेतृत्व करते हैं, उन्होंने उनका एक वक्तव्य आज मैंने अखबारों में देखा जी, कि ये लोग जिनकी हम फोटो लगा रहे हैं, ये भी लोगों की परेशानियों के लिए लड़ते हैं, लोगों की जैसे हम लड़ रहे हैं, जिनके अधिकार छीन लिए गए, वैसे ही ये भी लड़ते हैं, इसलिए हमने इनका लगाया। और कल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस था, तो इसलिए उसका हमने इस्तेमाल किया। दरअसल ये भी एक प्रकार से छद्म रूप में कहिए या छिपे हुए रूप में कहिए, एक राजनीतिक एजेंडा का को सामने लाने का प्रयास है। अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि किसान आंदोलन से इसका कोई रिश्ता, और पर ये तो किसान संगठनों को, जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया है, खासतौर से जो संयुक्त मोर्चा एक पूरा है, उसको स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी दिलचस्पी इन सब चीजों में है, या केवल किसान समस्याओं को लेकर के है। अगर इनकी गिरफ्तारी की मांग है, तो फिर आप वो एमएसपी और जो 3 कानून वापस लेने वगैरह की मांग पर बात क्या कर रहे हैं? इसी मांग पर फिर चलिए इसी को देखा जाए। दरअसल ये सब चीजें, इसका शक्ल बदलती जाएगी धीरे-धीरे अगर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका नुकसान भी फिर उस आंदोलन को होगा, क्योंकि आंदोलन के में जो लोग शामिल हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, और ऐसा नहीं लगता कि भारत के किसानों के मन में कोई दुर्भावना है देश को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, या देश की संस्थाओं को लेकर के। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई। तो ये भटकाने का मुझे नहीं लगता कि इसको ये सफल होगा, इसको ये चीजों को भटकाएगा इससे, और किसानों को नुकसान होगा, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जोशी जी, एक और सवाल खड़ा हुआ है कि कानून संसद में बनेंगे या सड़कों पर बनेंगे। हाँ, यही दूसरी सवाल बात है। ये है, हाँ, दूसरी बात ये है कि आप चलिए पंजाब के भी सारे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। पर चलिए मान लेते हैं कि पंजाब के किसानों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, पर क्या सारे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? और क्या सारे किसान ही उन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं? कहा तो ये भी जा रहा है कि इनमें ज्यादातर वो लोग हावी हैं जो वहां की मंडी समितियों पर काबिज हैं, मंडी समितियों से जिनको कमीशन मिलता है। बिचौलिए कहा जा रहा है, इस शब्द को अगर रिफाइन किया जाए तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बहुत बड़े किसान वर्ग की कीमत पर अपने हितों को पोषित करना चाहें, लाभार्थी बनना चाहें और कानूनों को रद्द करना चाहें, जबकि मोदी सरकार का ये कहना है कि भाई हमारा टारगेट 2022 है, हमने किसानों से ये वायदे कर रखे हैं कि 2022 तक हम उनकी जो आय है उसको 2 गुना करेंगे। एक चुनी हुई सरकार है, किसानों के हित में और बहुत सारे फैसले कर चुकी है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल किसानों को दे रही है। कुछ और भी बहुत सारे काम हैं जो इस सरकार गिना रही है, इसके मंत्री भी गिना रहे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी प्रवक्ता भी गिना रहे हैं। वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। पर किसी क्षेत्र विशेष के किसान आ जाएं या दूसरे वर्ग के लोग आ जाएं और अचानक मांग करना शुरू कर दें, सड़कों पर सड़कें रोक करके लोगों को परेशान करके कि साहब हमारी ये बात मानिए, आप कानूनों को रद्द कर दीजिए, ऐसे कैसे लोकतांत्रिक देश चलेगा? हाँ, देखिए, एक तो ये तो बात सही है कि किसानों की बात हो रही तो किसानों की मांगे ही होनी चाहिए, और पंजाब के किसानों की बात हो रही है, अभी पूरे देश के तो आंदोलन उस रूप में नहीं है। अगर ले जाने की इच्छा है तो बात अलग है, और ऐसा करने पर हमेशा फिर और इलाकों के किसानों की बातें भी सुनी जाएंगी या देखी जाएंगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो किसान हैं,
आमतौर पे किसान की हमारी एक छवि होती है कि थोड़ा सा धोती कुर्ता पहने हुए, एक साधारण सिर पर कपड़ा बांधे हुए एक सरल सा व्यक्ति, जो भारतीय, जो जिसके पास जरूरी नहीं कि पैरों में जूते भी हों, चप्पल भी हों। लेकिन पंजाब की जो स्थिति है उसमें किसान ट्रैक्टरों पर या और शानदार मर्सिडीज कार तब पर भी आया है, या वो अगर अंग्रेजी भी बोल पाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम किसान के पक्ष में कोई बात शुरू करते हैं तो उसी कृषकाय, उसी कमजोर से व्यक्ति की छवि को सामने रख करके लाते हैं। और पंजाब में उस छवि का किसान भी है, लेकिन वो इसमें शामिल है या नहीं मैं नहीं कह सकता। पंजाब के अंदर गांवों में जितनी बड़ी असमानता है उतनी देश में कहीं नहीं है। पंजाब में एक तो जो भूमिहीन है वो उसकी संख्या बहुत बड़ी है, या तो बड़े किसान हैं या नितांत छोटे किसान हैं जिनके पास या तो केवल अपने उगाने लायक जमीन है या वो भी नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर जैसे पट्टे पर या किसी रूप में लेकर के काम करते हैं। और सही है। जो बड़े किसान हैं वो उसका, और उसमें जातीय बातें भी हैं। जो दलित वर्ग है, 38% दलित गांव की आबादी में है जो पंजाब की, जो कि देश में कहीं नहीं, और वो ज्यादातर भूमिहीन है। और भूमिहीन है लेकिन असर्टिव है। तो असर्टिव होने की वजह से क्या हुआ है कि वो सारे दलित बजाय खेती के कहीं और काम करना चाहते हैं। इस वजह से पंजाब में खेत मजदूर कम हो गए हैं, जो बिहार से या उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लाने पड़ते हैं, जो उनकी तुलना में सस्ते पड़ते हैं। और जो ये चूंकि धान की खेती के लिए जरूरी ज्यादा होती है उनकी, उसमें उसमें काम को करना बेहतर समझते हैं। वहां एक सामाजिक टकराव है। इस साल जुलाई अगस्त, जब ये चूंकि कोरोना की वजह से वो मजदूर कम मिले, तो इस साल पंजाब के गांवों में जो 2,500 रुपए के आसपास एक एकड़ में काम हो जाता था, वो 4,500 से 5,000 रुपए एक पर एकड़ में हुआ, क्योंकि स्थानीय मजदूरों की सहायता लेनी पड़ी जो अपेक्षाकृत महंगे थे। और जो खेती के बजाय अब औद्योगिक या ऐसे इलाकों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके टकराव है उन खेती चलाने वालों से। और वो टकराव केवल खेती में ही नहीं है, उनके गुरुद्वारे भी अलग हैं, वो दलित वर्ग है, उनकी डेरे उनके अलग हैं। तो वो एक बड़ा सामाजिक भेद को दिखा रहा है। अभी उस सामाजिक भेद को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जिन किसानों को देख रहे हैं वो सब अच्छे ताजा भरपूर किसान हैं। हम अभी जी, जी। पंजाब के भीतर की उस गरीबी को या उन परेशानियों को देख नहीं पा रहे हैं। और हम उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सिंबल्स पर, या कहिए उन्हीं की जो छवि है कि वो किसान, उनके आधार पर हम मांग रहे हैं बहुत सारी चीजें, जबकि ये शुद्ध रूप से कारोबार है। इसमें प्रॉफिट लॉस के इश्यूज हैं। अगर कारोबार है तो कारोबार के नियमों से ही चलना चाहिए। जैसे दुकानदार है, जैसे कोई और है, ऐसे ही हमें इसको भी देखना पड़ेगा। और सरकार को नियम बनाने की, इनको रेगुलेट करने की जो अधिकार हैं, उसके तहत उसको काम करना है। हाँ, इसमें कोई असंतुलन ना हो, इसमें किसी के प्रति अन्याय ना हो, इसका ध्यान रखना सरकार की का एक केंद्रीय विषय है। और इस पर भी आज खबर थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कुछ कोई संगठन। तो जाना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से वो रोका जा सके। इसमें आप जो संस्थाएं हैं उनकी सहायता लीजिए, लेकिन अगर आप ये कहें कि कल को हम टोल प्लाजा पे कब्जा कर लेंगे, हम सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चलने देंगे, तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं रह जाता। ये तो हिंसा है एक प्रकार की, वो हिंसा जिसमें खून खराबा ना हो। लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे, सार्वजनिक सेवाओं को रोकने का प्रयास करेंगे, रेलगाड़ियों को रोकेंगे, परिवहन को रोकेंगे, और उसके बाद और खराब स्थितियां पैदा होती हैं, तो ये उचित नहीं है। बेहतर ये है और कि हाँ, बिल्कुल जी। जोशी जी, जो हम जानते हैं, आप जानते हैं, इन चीज़ों के खुलासे हो चुके हैं कि 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये चीज थी। इसके अलावा शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी इनिशिएट किया था
चाहे डीएमके हो चाहे आम आदमी पार्टी ने तो नोटिफिकेशन ही कर दिया था इस कानून को लागू करने का। इसके अलावा भी कई दल ऐसे हैं जो इसके समर्थक थे और लगातार ये मानते थे कि किसानों को मंडियों के चंगुल से निकाला जाना चाहिए। जो बंधक जैसी स्थिति है उससे बाहर आकर के उनको बाहर की व्यवस्था में भी अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलती है तो वहां अपनी उपज बेच करके उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य हासिल करने का हक है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, डीएमके के नेता सब राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगातार उनके ट्विटर हैंडल पर इस किसान आंदोलन को बूस्ट करने की कोशिश हो रही है, उनको उकसाने की कोशिश हो रही है। ये जो राजनीति चल रही है इसके क्या मायने हैं, इसका क्या अर्थ निकाले लोग? अभी मैं सोमपाल शास्त्री जी का एक इंटरव्यू कहीं देख रहा था। पुराने राजनेता भी हैं और किसान अटल जी के समय कृषि मंत्री रहे जी। कृषि मंत्री भी रहे, और किसानों के बारे में, भारत के किसानों के, खासतौर से उत्तर भारत के किसानों के बारे में मेरा ख्याल है उनसे बेहतर जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जी। तो उनका ये कहना था कि 1989 के आसपास विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब थी, तब भी उस सरकार की ये धारणा थी कि ये कानून बदल करके और हमें मंडियों को हटा करके या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। यही सुधार जो आज हुए हैं, इन यही सब कानूनों के बारे में उस वक्त, यानी कि आप समझ लीजिए कि 20 साल ये हो गए और 11 साल, 30-31 साल पहले वे विचार बना था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का कि ये इस तरीके से सुधार किया जाना चाहिए। हालांकि शास्त्री जी का, सोमपाल शास्त्री जी का ये भी कहना था कि उन सुधारों के साथ साथ कुछ हम ऐसी संरक्षण वाली व्यवस्थाएं भी रखना चाहते थे, जैसे कि न्यूनतम खरीद मूल्य वगैरह, ताकि एकदम से उसका नुकसान ना होने पाए। तो बात यह है कि अगर हमारे देश की राजनीति में लगभग इस प्रकार, और इसके अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक नेता ये मानते रहे कि ये कानूनों को बदल करके और कुछ नए कानून बनाए जाने चाहिए। तो बात यह है कि खुलापन लाने की जरूरत है खरीद में, और सारे किसानों के सामग्री जो भी खरीदी जाए फसल में, और अभी सुधार बहुत सारे होने हैं। पर मूल बात यह है कि जिस सुधार का जो अभी, अगर आज इस सुधार को रोक दिया गया तो अभी ये सुधार आगे और बंद हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या कि अभी जो ये जो उर्वरक होते हैं, इसकी सब्सिडी का इशू है और बहुत सारे हैं। ये सारे इश्यूज को सरकार की जो योजना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत है, यानी कि किसानों को अगर किसी प्रकार की सुरक्षा चाहिए तो वो बजाय ये जो इस तरीके के बिचौलियों या इसके मार्फत मिलने के, सीधे उनके अकाउंट में हो और उनको सहायता जाए, तो वो सब रुक जाएंगे अगर अभी इसको रोका जाएगा। तो जो सुधारों की दिशा है वो एक उसकी जैसे एक पानी बहता है, उसको रोका ना जाए तब ठीक है। अगर उसको आगे और आगे देखें क्या होता है, सरकार से समझें कि क्या आप करना चाहेंगे। कोई ना कोई आश्वासन तो सरकार भी दे ही रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दे। किसान जो नेता हैं वो अगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रुकावट या किसी प्रकार की कोई धारणा या कोई उनके पीछे की ताकत जो राजनीतिक भी हो सकती है, उनको प्रेरित कर रही है कि ये इसको ऐसे जल्दी वापस मत लो। बाकी मैं इससे ज्यादा सोच नहीं सकता, क्योंकि जो सामने है वो दिखाई पड़ रहा है कि किसान हठी हैं, हठ कर रहे हैं, वो हटना मानना नहीं चाहते। तो ये उनके नुकसान में भी है मेरी समझ से, कोई उनको मिलने जा रहा नहीं है, इससे चीजें बिगड़ेंगी आगे जाकर। और जोशी जी, जितने भी सुधार इस सरकार ने अब तक किए हैं, चाहे जीएसटी लाने का हो, विमुद्रीकरण तो उस तरीके से सुधार नहीं था पर फिर भी एक साहसिक फैसला तो था ही। सरकार के अपने तर्क थे उसके, वो कितना सफल कितना विफल रहा ये बात की बात है। लेकिन जितने भी सुधार के कार्यक्रम सरकार ने
लेकर के आकर के उसको लागू किया है, उन सब का इन्होंने विरोध किया है। लगभग पूरे विपक्ष ने किया है। जीएसटी के बाद गुजरात भारतीय जनता पार्टी जीती। जब विमुद्रीकरण हुआ था उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर पंजाब, प्रदेश। मणिपुर, गोवा, ये 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो ये देख रहे हैं कि आपके विरोध के बावजूद जनता उनको समर्थन दे रही है, उनको चुन रही है और आपको रिजेक्ट कर रही है। फिर भी हर सुधार का विरोध क्यों? विरोध तो राजनीतिक, क्योंकि दो चीजें ही हो सकती हैं आपके राजनीतिक कार्यक्रम में, सरकार का विरोध और अपने किसी कार्यक्रम को का प्रस्ताव। तो जो भी विरोधी दल हैं जो इसके पीछे हैं, लगता ये है जैसे कहा जा रहा है कि पंजाब में है तो पंजाब सरकार इसके पीछे हो सकती है, या और कोई पार्टियां भी होंगी। तो क्योंकि पंजाब से जो आंदोलन खड़ा हुआ है, हरियाणा के किसान तो इसमें बाद में शामिल हुए हैं और किस हद तक हैं कह नहीं सकते, और हरियाणा में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो सरकार के विरोध में हैं, और उनका भी पहुंच होगी किसानों तक तो संभव है। पर ये कि जो एक राजनीतिक मनोकामना है या राजनीतिक एक इच्छा है, उसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो अपना कार्यक्रम लाएं या जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका विरोध करें। तो दुर्भाग्य से ये नकारात्मक शैली का विरोध है। इसमें कोई अपना कोई नैरेटिव नहीं है इसके पीछे, या तो कोई योजना हो क्या करेंगे। आप कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, अगर भारत में कीमतों को इस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा कि सरकार 23 चीजों को का एमएसपी दे करके उनकी खरीद करेगी ही करेगी, तो ये तो एक अलग प्रकार का बंधन हो गया। आपने बेड़ियां बांध दी एक के पास। यानी आप जब किसान हैं तो आप गन्ना उगाएंगे कि धान उगाएंगे ये आप तय करेंगे। अगर व्यापारी है तो वो तय करेगा कि वो चना खरीदेगा कि अनाज खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, वो प्लास्टिक का सामान बेचेगा कि वो मसाले बेचेगा। लेकिन सरकार है कि उसको कुछ चीजों की कीमत देनी ही देनी है, उसको खरीद करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो इसका अनाज का कारोबार करते हैं उनको जीवन यापन अच्छा हो। ऐसा नहीं होता। हर चीज को एक दूसरे को सुविधाएं, सहायता, और ये अल्टीमेटली सरकार आज है या कल है। अगर किसान विरोधी हो जाएगी और किसानों को नुकसान होता हुआ नजर आएगा तो सरकार चुनाव में परास्त होगी। कोई ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि सरकार हमेशा अनंत काल के लिए बनी रहेगी। अगर सरकार के चीजों से जनता नाराज होगी, किसान नाराज होंगे, व्यापारी नाराज होंगे, तो वो क्यों चुनकर भेजेंगे उनको? वो भी तो अब ये तो प्रश्न एक बहुत बड़ा दायरे में आ जाता है, और देश भर में अभी तो ये इस चीज की बहस देश भर के गांव में होनी चाहिए कि किया जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि चीजों को रुकाया जाए, और रोक करके फिर जो अब आप आंदोलन की जो भावी भूमिका बता रहे हैं वो तो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक लगती है। उससे नुकसान है देश का, लोगों का, जनता का। और ये दे है कि सभी देश में सभी लोग किसान नहीं है। जरूर है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान है, काफी बड़ी संख्या में जो अब गैर किसान नागरिक हैं वो भी इसको देख रहे हैं। उनकी क्या धारणाएं हैं, हमें क्या लग रहा है, लोगों से पता करना चाहिए। शहरों में भी लोग रहते हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एक दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस मुद्दे पर आपने बहुत विस्तार से रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।